देखिए, अब ये करीब करीब साफ लग रहा है कि अमेरिका और ईरान में नई जंग किसी भी पल शुरू हो सकती है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका को नया प्रस्ताव भेजा था, ट्रंप ने नामंजूर कर दिया। जवाब में ईरान को धमकी दी है और उनकी धमकी पर मुश्तबा भी फायर हो गए। ईरान की तरफ से ईंट का जवाब पत्थर से देने की चेतावनी दी जा रही है। कुल मिलाकर अरब वर्ल्ड फिर से बारूद के ढेर पर बैठा है और यह मानकर चलिए कि इस बार आर पार वाली लड़ाई चल सकती है, जिसमें सिर्फ बर्बादी है, तबाही है। और यही आज की ग्लोबल फिक्र है, जिसका पहला चैप्टर जुबानी फायरिंग वाला खुलेगा। इससे आप बारूदी तनाव की गर्म तासीर को ठीक ढंग से समझ पाएंगे। ट्रंप ने कहा है, पागल के हाथ में परमाणु बम नहीं रहने दे सकते। तो ईरान ने कहा कि अमेरिका ने कोई भी मूर्खता की तो करारा जवाब मिलेगा। दोनों तरफ से धमकियों के इन शोलों के पीछे की वजह है वो नया प्रस्ताव जो ईरान की ओर से अमेरिका को भेजा गया था। इस प्रस्ताव में ईरान के कीवर्ड्स थे होर्मुज, न्यूक्लियर और नाकाबंदी। ईरान ने प्रस्ताव दिया कि अमेरिका सबसे पहले होर्मुज से नाकाबंदी को हटाएगा। जवाब में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान की शर्तों से सहमत नहीं है। ईरान ने शर्त रखी कि होर्मुज खोलने के बाद ही न्यूक्लियर पर बात होगी। जवाब में ट्रंप ने कहा, पागल के हाथ में न्यूक्लियर नहीं रहने देंगे। ईरान ने प्रस्ताव में मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत से साफ इनकार किया। जवाब में ट्रंप ने कहा कि ईरान के नए प्रस्ताव से समझौता संभव नहीं है। ट्रंप ने ईरान पर भड़कते हुए यह भी कहा कि अब सिर्फ दो विकल्प हैं। पहला, ईरान पर हमला करके उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। दूसरा, अमेरिका ईरान की शर्तों पर झुक जाए और कोई भी समझौता कर ले, जो कि असंभव है। ईरान की ओर से इसका जवाब भी दिया गया है, लेकिन पहले ट्रंप के तेवर वाली ये रील देख लेते हैं। इस सब के बीच में जो हालात हैं वो आपके सामने हम दिखाने वाले हैं ग्राउंड जीरो से भी। लेकिन द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने अमेरिका से प्रतिबंध हटाने और हमला न होने की गारंटी भी मांगी। ट्रंप ने इसके बाद कहा कि डील को लेकर IRGC और ईरान सरकार बटी हुई है। अमेरिका के पास युद्ध में जाने के विकल्प खुले हैं, लेकिन अमेरिका फिर भी समझौते की कोशिशों से पीछे नहीं हटेगा। ईरान को ट्रंप की ये सारी बातें किसी तीर की तरह बहुत चुकी। ईरान की टॉप लीडरशिप की ओर से फौरन ट्रंप को जवाब दिया गया। ईरानी सेना मुख्यालय के उप प्रमुख मोहम्मद जाफर असदी ने चेतावनी दी है। कहा है कि अमेरिका समझौते के प्रति ईमानदार नहीं है। अमेरिका ऐसे में अगर किसी भी नई हरकत या मूर्खता का प्रयास करता है तो उसे हमारी सेना माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरानी सुप्रीम काउंसिल के सदस्य हसन रहीमपुर अजगादी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए चेतावनी दी कि चपेट में पूरे खाड़ी देशों को ले लिया जाएगा। कहा कि ईरान पर हमले हुए तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में घुसकर अटैक करेंगे। खाड़ी देशों के महलों में घुसकर शासकों को टारगेट करेंगे। ईरान और रेजिस्टेंस फोर्स पश्चिम एशिया के महलों को तबाह कर देगी। ईरानी सेना के कमांडर अमीर हातमी ने कहा कि ईरान अपनी रक्षा के लिए पहले से ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है, किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। और ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमेनी ने अमेरिका को आर्थिक तौर पर बर्बाद करने की वार्निंग दी है। ईरान की जनता को भेजे संदेश में कहा है कि सैन्य मोर्चे के बाद अमेरिका की आर्थिक नाकेबंदी का प्लान है। अमेरिका को आर्थिक मोर्चे पर भी शिकस्त देंगे। अमेरिका ईरान में दोबारा युद्ध शुरू होने के संकेत तैयारियों से भी मिल रहे हैं। 2 दिन पहले हुई वॉर रूम मीटिंग के बाद अमेरिकी सेना ने एम्फीबियस शिप USS बॉक्सर को ईरान की तरफ रवाना कर दिया। यह नेवी शिप मलक्का स्ट्रेट को पार करके हिंद महासागर में आ गया। इस पर 2500 मरीन्स तैनात हैं। सबसे बड़ी बात यह है, USS बॉक्सर अमेरिका का सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग II से भी लैस है। इसके अलावा यूके के RAF फेयरफोर्ट बेस से अमेरिकी B-1B बॉम्बर्स की उड़ान भी ट्रेस हुई है। आफ्टर बर्नर के साथ B-1B बॉम्बर ईरान की तरफ आ रहा है। यह सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है जिसकी मारक क्षमता जबरदस्त है। आपको बता दें कि इमरजेंसी या कॉम्बैट सिचुएशन में ही B-1B बॉम्बर्स आफ्टर बर्नर के साथ उड़ान भरता है। पश्चिम एशिया में 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात होने की रिपोर्ट है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से ही खाड़ी के महासागर में तैनात हैं और इसे इस क्षेत्र में दशकों का सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट कहा जा रहा है। अब यह तो हो नहीं सकता है कि ट्रंप इतनी बड़ी फौज को सिर्फ ईरान पर दबाव बनाने के लिए भेजते हैं। इसके पीछे की रणनीति यही है और यह इशारा दे रही है कि ट्रंप कुछ भयानक करने वाले हैं। इसके संकेत भी वो अपने पोस्ट में लगातार देना है। होर्मुज को लेकर भी आक्रामक है, जिस पर उन्होंने स्ट्रेट ऑफ ट्रंप वाला पोस्ट अभी 2 दिन पहले जारी किया था। होर्मुज पर यह कैसी टक्कर है इसे भी देख लेते हैं। ईरान ने धमकी दी है कि होर्मुज स्ट्रेट अब पहले जैसा कभी नहीं होगा। जवाब में अमेरिका ने कहा कोई जहाज ईरान को टोल न दे। ईरान ने धमकी दी कि होर्मुज स्ट्रेट कोई अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं है। तो जवाब में अमेरिका ने कहा टोल देना अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन है। ईरान ने धमकी दी कि होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का पूरा अधिकार है और रहेगा।
जवाब में अमेरिका ने कहा जिस देश ने टोल दिया वो अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आ जाएगा। और ईरान ने धमकी दी कि होर्मुज़ स्ट्रेट ईरान का परमाणु बम है, तो जवाब में अमेरिका ने कहा जो देश ईरान को टोल देंगे उन पर भारी भरकम टैक्स लगाएंगे। कुल मिलाकर दुश्मनी की आग इधर भी भड़क रही है और उधर भी। बस ये समझिए कि बारूदी विस्फोट होने का देर है और ये कभी भी हो सकता है। लेकिन अब ईरान की ग्राउंड रियलिटीज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है कि ईरान पर अमेरिकी हमला किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। ऐसी रिपोर्ट है कि ट्रंप प्रशासन ने इजराइल को ईरान पर हमले के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया, या ईरान पर फिर से ज्वाइंट ऑपरेशन का खतरा मंडरा रहा है। और इन्हीं खतरों के बीच TV9 भारतवर्ष वो पहला भारतीय चैनल है जो ईरान में मौजूद है। हमारी संवाददाता सुमेरा खान आज उन जगहों पर पहुंची जहां अमेरिका और इजराइल ने हमले किए थे। 2 अप्रैल को अमेरिका ने ईरान के करज ब्रिज पर बंकर बस्टर बम से हमला किया था, जिसमें ब्रिज का एक हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया था। जहां यह हमला हुआ वहां आज क्या हालात हैं, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखें। हम यहाँ जहाँ मौजूद हैं इस वक्त, मेरे पीछे जिस ब्रिज को आप देख रहे हैं ये वो ब्रिज है जिसको आपने देखा उस वक्त तब जब अमेरिका ने यहाँ हमला किया था। ये करज को तेहरान से जोड़ने वाला ब्रिज है, B1 ब्रिज। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से आप उस नुकसान को देख सकते हैं। तब जब यहाँ पर हमला किया गया था उस वक्त किस तरह का नुकसान हुआ था। ये जो पुल है उसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ था, लेकिन इस पुल पर ट्रैफिक शुरू हो चुका था, यानी गाड़ियां इस पुल से गुजर रही थी। ये जो पुल है वो ख़ास इस वजह से भी है कि इसके नीचे से जो करज नहर है वो गुजरती है। इसका जो मलबा जब नीचे गिरा तो उसमें काफ़ी लोग मारे गए। ऐसा नहीं है कि इस ब्रिज को नुकसान पहुँचने की वजह से पूरी तरह से नॉर्थ से कट जाता ये जो तेहरान का इलाका है, लेकिन ये ब्रिज अपने आप में अहमियत इसलिए रखता है क्योंकि तेहरान से लोग वेडनेसडे को आमतौर पर जब वीकेंड होता है तो वीकेंड के लिए तेहरान से बाहर निकलते हैं और वो फिर जब रोड्स का इस्तेमाल करते हैं तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए इस ब्रिज की अहमियत थी। ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल भी है क्योंकि ये हाईएस्ट ब्रिज है। यूएई, ये जो अरब कंट्रीज़ हैं उसमें ये हाईएस्ट ब्रिज है। ये जो ब्रिज बनाया गया था एक बार नहीं 3 बार हमला हुआ, यानी पहले वेव जो आया जब अटैक का तो पहला हमला किया गया इस ब्रिज को, उसकी वजह से नुकसान हुआ, उसका हिस्सा नीचे गिरा। जो नीचे लोग मौजूद थे वो एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, वो यहाँ पर लोग मारे गए। ब्रिज से जो गाड़ियाँ गुजर रही थी उन्हें नुकसान पहुँचा। और उसके बाद जब यहाँ पैरामेडिक्स पहुँचे मदद करने के लिए, लोगों की राहत पहुँचाने के लिए, तो फिर उन पर हमला किया गया। और उसके बाद एक और जब उनको बचाने के लिए और लोग पहुंचे तो तीसरा हमला किया गया। तो इस तरह से 3 हमले यहाँ पर किए गए थे। लेकिन अब जिस तरह का काम यहाँ चल रहा है, कहा यह जा रहा है कि बहुत तेज़ी से एक बार फिर ये ब्रिज वापस शुरू हो जाएगा। TV9 भारतवर्ष के लिए B1 ब्रिज करज से सुमेरा खान। सुमेरा वहां पर पहुंचे हैं जहां पर इंडियन टेलीविजन का कोई भी जर्नलिस्ट अभी तक नहीं पहुंच पाया है। और सुमेरा की रिपोर्टिंग से साफ हो रहा है कि सच क्या है, झूठ क्या है, जो पश्चिम मीडिया और जो ओपन सोर्स इंटेल आपके सामने लेकर आ रहा है। पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात और अमेरिकी बयानबाजी को देखते हुए लग रहा है कि ईरान के साथ चल रहा उसका सीज फायर किसी भी वक्त टूट सकता है। पश्चिमी मीडिया में ऐसी तमाम खबरें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दोबारा हमले का प्लान बना रहे हैं। अमेरिकी सेना जंग के मैदान में अपनी लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात करने पर विचार कर रही है। ईरान की तैयारियां भी तेज हैं। ईरान ने अपना अगली पीढ़ी का आत्मघाती ड्रोन दुनिया के सामने पेश किया है। एक ऐसा ड्रोन जो एक बार उड़ा तो फिर दुश्मन का खात्मा किए बगैर वापस नहीं आता। एक तरफ हाइपरसोनिक मिसाइल और दूसरी तरफ आत्मघाती ड्रोन। सवाल यह है कि क्या ट्रंप का सबसे घातक हथियार मुज्तबा के नए ड्रोन के सामने टिक पाएगा। लिहाजा अब अमेरिका ईरान के खिलाफ डार्क ईगल को तैनात करने जा रहा है। वो हाइपरसोनिक हथियार जो आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा तेज उड़ सकता है, जबकि ईरान ने अपने तरकश से निकाला है अराश ड्रोन, एक ऐसा आत्मघाती ड्रोन जो लॉन्च होने के बाद अपने टारगेट को खत्म करके ही दम लेता है। वैसे ईरान ने अब खाड़ी के एक प्रमुख देश को अपना नया टारगेट बताया। हैरानी यह है कि उसने ये बात सऊदी अरब और यमन को भी बता दी है। ईरान का नंबर 1 टारगेट है संयुक्त अरब अमीरात। और ईरान ने यह भी कहा है कि युद्ध फिर से शुरू हुआ तो इस बार ईरान यूएई को कुचल कर रख देगा। वैसे 39 दिन तक चले युद्ध के दौरान ईरान ने सबसे अधिक हमले यूएई पर ही किए थे। अबू धाबी पर ड्रोन और मिसाइलों की हर दिन वर्षा कर रहा था। अबू धाबी को यूएई की पर्यटन नगरी कहा जाता है। ईरान के लगातार हमलों के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया था।
आबू धाबी से बड़े कारोबारी अपने व्यापार को समेटकर बाहर जाने लगे थे। यूएई को ईरान ने बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान पहुंचाया था। अब ईरान का कहना है कि यूएई पर इस बार अटैक का स्केल और ज्यादा भयानक होगा, और यह बात ईरान ने खुद सऊदी अरब और ओमान से बताई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक एक बातचीत के दौरान ईरानी अधिकारियों ने सऊदी और ओमान में अपने समकक्ष अधिकारियों से कहा कि इस बार यूएई पर हमला भीषण होगा। ईरान की योजना यूएई के शासकों को कुचल देने की है। इस रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि ईरान और सऊदी के बीच यह बातचीत कब हुई थी, लेकिन ऐसा कहा गया है कि ईरान की इस भाषा को सऊदी के प्रतिनिधियों ने पसंद नहीं किया है। अब जानकार यूएई के खिलाफ ईरान के इस तेवर पर कह रहे हैं कि वो असल में सऊदी और यूएई के बीच की दरार को और ज्यादा चौड़ा करना चाहता है, क्योंकि ईरान की ओर से यूएई को यह धमकी तब सामने आई है जब सऊदी की अध्यक्षता वाले ओपेक से यूएई बाहर निकल चुका है। एक्सपर्ट्स इसे सऊदी के खिलाफ यूएई की नाराजगी से जोड़कर देख रहे हैं, और ईरान इस मौके को सऊदी और यूएई के बीच फूट डालने के तौर पर देख रहा है। वहीं यूएई को कुचल देने वाला ईरान का यह बयान तब सामने आया है जब अमेरिका और इजराइल भी सबसे ज्यादा खतरा यूएई पर ही मानकर चल रहे हैं। एक दिन पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि इजराइल ने यूएई को सुरक्षित करने के लिए अपना सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम भेजा है। आयरन बीम लेजर सिस्टम छोटे रॉकेट और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर देता है। इसके अलावा इजराइल ने यूएई को स्पेक्ट्रो नाम का सर्विलांस सिस्टम भी भेजा है। यूएई स्पेक्ट्रो सिस्टम की मदद से 20 किलोमीटर दूर से आने वाले ड्रोन का पता लगा सकता है। इसका फायदा ईरान के शाहिद ड्रोन को काउंटर करने में होगा। यानी ईरान का टारगेट यूएई है और अमेरिका इजराइल मिलकर यूएई को बचाने की पूरी तैयारी भी कर चुके हैं। लेकिन अब एक और एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने। अभी तक आपने जो भी वेस्टर्न मीडिया से आया है, जो भी ओपन सोर्स इंटेल में आया है, तब देखा है खamenei का घर। लेकिन अब टीवी 9 की आंखों देखी सुमेरा लेकर आई है। ईरान से हमारे पास एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खamenei के घर के बाहर से है। यहां अब तक कोई चैनल नहीं पहुंचा है। पहली बार ईरान के उस हिस्से से ग्राउंड रिपोर्ट जहां पर कोई नहीं पहुंचा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस जगह पर जिसके बारे में आपने सुना, किस तरह से अयातुल्लाह अली ख़ामेनी को यहाँ पर, क्योंकि ये जो जगह है ये किश्वर दोस्त है, ये वो रास्ता है जो उनके घर तक जाता था। घर, ऑफिस, यानी एक कंपाउंड था जिसमें घर भी था उनका, जिसमें उनके दफ्तर भी थे, और उनके अलावा, यानी उनके दफ्तर के अलावा भी कई और दफ्तर उस कंपाउंड के अंदर मौजूद थे। यहाँ आप देख सकते हैं महिलाएं बैठी हैं, यहाँ पुरुष हैं, और इसी तरह से देखिए आगे जो जगह है, आगे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो अयातुल्लाह अली ख़ामेनी की एक बड़ी तस्वीर है वो है, और इसके बाद नीचे जो लिखा है पर्शियन में, वो ये लिखा है कि ये उनके घर, यानी जहाँ वो रहते थे वहाँ जाने का रास्ता है। ये रास्ता है जो वहाँ तक जाता है। लेकिन अब जो सामने मंच आप देख रहे हैं, वहाँ उस मंच पर उनका जो वो ऊपर कोट पहनते थे वो, और वो जो सर पर पगड़ी लेते थे वो रखी गई है एक सिंबल के तौर पर। ये जो महिलाएं हैं उनके आप सरों पर एक ख़ास तरह का जो काफिया है वो भी देख रहे हैं। ये फ़िलिस्तीन वाला चेक है, यानी वाइट ऑन ब्लैक चेक, जिस पे अयातुल्लाह मुश्तबा ख़ामेनी की तस्वीर है। यानी अब यहाँ पर अयातुल्लाह अली ख़ामेनी के लिए यहाँ लोग आए हैं। इन तमाम लोगों के सर पर जो ये देख रहे हैं काफ़िया, इस पर आपको अयातुल्लाह मुश्तबा अली ख़ामेनी की जो तस्वीर है वो दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर भी जो तमाम महिलाएं, उनके सर पर जो ये उन्होंने पहना है, ये फ़िलिस्तीन को सिम्बलाइज़ करता है। जो ये कहा जाता था कि बहुत छिप गए हैं, कहीं हाई सिक्योरिटी जोन में रहते हैं, यहाँ पर जब आप लोगों से बात करें तो उनका ये कहना है कि ये कोई हाई सिक्योरिटी जोन नहीं था, वो अपने घर में थे और कहीं छिपे हुए नहीं थे, वो लगातार यहीं थे। ऐसा एरिया के जो किसी पॉश एरिया के अंदर नहीं आता, आप दुनिया जैसे दूसरे देश में दूसरे लोग ज़िंदगी जीते हैं उसी तरीके की ज़िंदगी जीते थे। बहुत मिडिल क्लास के लोग इस एरिया में बसते हैं। ये बाज़ार है, आम लोगों की ज़िंदगी का यहाँ पे सारे मकानात हैं, आम लोग ज़िंदगी करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं युद्ध के साइड इफ़ेक्ट की, जिसमें आपकी जेब की फिक्र ज़्यादा है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम 993 रुपये, 993 रुपीज़ हो चुके हैं, रुपये तक बढ़ चुके हैं। महंगी कीमतों का असर अब आम जनता तक दिखने लगा है। रेस्टोरेंट, ढाबे और कैफ़े में खाना और स्ट्रीट फूड भी महंगा हो गया।
यहां तक कि शादियों में केटरिंग और हलवाई की सर्विस तक महंगी हो रही है। TV9 की टीम देश के अलग अलग शहरों में गई, वहां लोगों से बातचीत की, जानने की कोशिश की कि महंगाई के बढ़ते मीटर पर क्या प्रतिक्रिया है और आम लोगों की जेब पर इस फैसले का कितना असर होगा। मुंबई और लखनऊ में TV9 की टीम रेस्टोरेंट में गई। रेस्टोरेंट के मालिकों से हमने मुलाकात की, वहां खाने के लिए आए लोगों से बातचीत की। दावा है कि खाने की प्लेट की कीमत में 10 से 15% तक वृद्धि करनी पड़ सकती है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो रेस्टोरेंट मालिकों को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने से रेस्टोरेंट की ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी परिचालन लागत काफी बढ़ गई है। यहां तक कि छोटे ढाबे, कैफे और स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए खर्च निकालना तक मुश्किल हो रहा है। कमर्शियल गैस में इजाफा होगा तो जाहिर सी बात है ये मेनू कार्ड में भी बदलाव आएगा। जी हाँ, ये जो मेनू कार्ड इस वक्त जो आप प्राइस देख रहे हैं उसमें फ़र्क जो है वो पड़ते हुए दिखाई देगा, क्योंकि इसके दामों में इजाफा हो सकता है। ये जो मेनू है एटलीस्ट मिनिमम 10 to 15% इंक्रीज़ होगा। अभी तो कितने सारे आइटम्स नहीं है, हम लोग ने साउथ इंडियन सब बंद किए, फ्राइड आइटम्स जैसे समोसा वगैरह वो बंद किए। अभी फ़िलहाल तो जो ये डिश 125 रुपया है, वही डिश अभी एक 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद या फिर महीने के बाद एक 150 रुपया 200 रुपया हो जाएगा। कुछ अच्छे दिन कुछ नहीं आया है सर। गैस सिलेंडर, पेट्रोल सब महंगा ही हो गया सर है। और अच्छे दिन अभी क्या सरकार ने मतलब दखल लेना चाहिए कि सिलेंडर के बारे में। तो नॉर्मली अभी सब महंगे हो गए। ये पहले नॉर्मल मिलता था रेट पे, अभी तो ज़्यादा थोड़ा महंगा हो गया है। गैस का दाम बढ़ेगा तो रॉ मटेरियल रेट से, तो रॉ मटेरियल का दाम बढ़ेगा तो थाली का दाम बढ़ेगा ही। एक बात बताइए कि कमर्शियल सिलेंडरों की कीमत बढ़ गई है, इससे कितना असर पड़ेगा आपके कारोबार? सर इससे बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि सर हमको मेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, उतने कॉस्ट में काम होगा नहीं, तो सर मेन्यू रेट बढ़ाना ही पड़ेगा। ज़्यादा रेट बढ़ाएंगे तो कस्टमर नहीं आएगा, उनको भी ध्यान रखकर करना है काम। सर इससे हम ही लोग की दिक्कत है सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट ओनर की। सर नॉर्मल थाली आपके यहाँ कितने रुपए की है? 120, 120। अब आने वाले समय में वो थाली कितने रुपए की हो सकती है? 10 रुपये, 10 रुपये बढ़ जाएगा, 10-20 रुपये बढ़ जाएगा। क्या करें, मजबूरी है। अब आम आदमी के जेब पे ये असर पड़ेगा ही। कमर्शियल सिलेंडर में वृद्धि का असर हर आम आदमी तक होता है, क्योंकि बाजार की पूरी खाद्य व्यवस्था कमर्शियल सिलेंडर पर टिकी है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वाले सभी कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग करते हैं। लागत बढ़ने पर वो अपने मेन्यू के दाम बढ़ा देते हैं। सबसे बड़ी बात, शादी के सीजन में केटरिंग के लिए बड़ी मात्रा में कमर्शियल गैस की जरूरत होती है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 500 लोगों के खाने का बजट गैस की कीमतों के कारण 45,000 से 50,000 रुपए तक बढ़ सकता है। कुल लागत में करीब 10% का अंतर आ जाता है, जिसका बोझ आखिरकार आम आदमी को ही उठाना पड़ता है। TV9 की टीम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में केटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों के पास पहुंची। उन लोगों के पास भी हमारी टीम पहुंची जिनके घर में शादी होनी है, जिनका बजट कमर्शियल सिलेंडर के महंगे होने से बिगड़ गया। बीते एक वर्ष की अगर आप बात करें तो 1307 रुपए कमर्शियल सिलेंडर पर दाम बढ़ चुके हैं। अब इसका असर आपकी थाली पर भी देखने को मिलेगा, और विशेष तौर पर उन लोगों पर जिनके घर में शादियां हैं, जिन्होंने कैटर्स बुक कर दिए हैं, जिन्होंने प्री बुकिंग करके रखी है, मान लीजिए 12 मई की, तो अब ये बढ़ा हुआ पैसा उन्हें देना होगा। बिल्कुल सर, आने वाले समय क्योंकि केटर्स की मजबूरी है इसमें। केटर्स मैं रहूँ या कोई भी कर रहा हो, केटर्स की मजबूरी कि उसको रेट आगे बढ़ा के देना ही पड़ेगा इसमें, नहीं तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा उस रेट पर उसमें, क्योंकि ये सिलेंडर के बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं इसके रेट। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर 5 लाख रुपए जहाँ शादी में लग रहे हैं खाने के, अब वो कितने रुपए लगेंगे? ये 5 लाख की जो शादी हो रही है, आप समझ लो करीब 70-80 हज़ार का फ़र्क तो आएगा सब। आने वाले समय में जो शादियाँ जिनका बजट ज़्यादा था, 1000, 1500, 2000 लोगों की शादी थी, अब वो शॉर्ट करके आदमी 500 से नीचे आने लगा, चालू हो गया है, क्योंकि इतना बजट नहीं ले पाता आदमी इसके अंदर में। अब जो शादी है, पहले जो 1000 आदमी की शादी होती थी, अब वो करीब 300, 350 शॉर्ट करने लगा आदमी पे, मेनू भी शॉर्ट करने लगा इसमें, और छोटे प्रोग्राम भी होने लगे इसमें। अब कितना असर आप लोगों पर पड़ेगा इससे खाने पर? सर खाने पे जो अभी 800-1000 रुपये पर प्लेट चल रहा है, वो सीधा 1500 से 1800 रुपये पर प्लेट हो जाएगा, जो आम आदमी की जेब खाली करेगा। और इससे या तो 2 ही रास्ते हैं कि आदमी कम करे या मेनू कम करे। मेन्यू में बस थोड़ा बहुत कटौती कर सकते हैं। यही कर सकते हैं कि जो बिना फ्यूल के, बिना गैस के जो
बन सकता है मेन्यू में, उसको अपन ऐड कर सकते हैं, जैसे सैंडविच हुए, सैलेड्स हुए, रशियन सैलेड हुआ। एक सच ये भी है कि स्ट्रीट फूड वेंडर्स का मुनाफा बहुत कम मार्जिन पर टिका होता है। जब कमर्शियल सिलेंडर महंगा होता है तो लागत निकालने के लिए वो समोसे, चाट, टिक्की, इडली, डोसा की कीमतें बढ़ा देते हैं। TV9 की टीम दिल्ली में ITO के पास चाइनीज फूड की दुकान लगाने वाले के पास पहुंची। उनसे जब महंगाई पर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि हर आइटम पर 20 रुपए तक बढ़ा दिया। जो छोले भटूरे पहले 40 रुपए में मिलते थे वो अब 50 के हो गए। जो थाली पहले 70 की थी अब वो 90 की कर दी गई है। अब कितने बढ़ाने पड़ेंगे? अब कम से कम 20 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे। कम से कम 20 रुपए जी है ना? कम से तो अब ये जो मैं देख रही हूँ कि वेज चाउमीन 80 और 120 की जो 100 और 140 का हो जाएगा। ये 100 और 140 हो जाएगा। और बाकी चीज़ों की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 20 रुपए मान के चलें आप। हाँ। तो लगभग इतना तो इनकी हो ही जाएगा, तभी बात बनेगी, क्योंकि सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, काम बंद छोड़ना पड़ेगा। हर चीज़ पर 20 रुपए अब बढ़ाएंगे जी। इससे स्टूडेंट पे यही असर पड़ेगा जो मतलब नहीं कर पाते अफोर्ड। अभी हमने तो कर लिया क्योंकि हम सारे मतलब आपस में मिलके कंट्रीब्यूट करके खा रहे हैं, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल है तो उस पर 100 रुपीज़ काफ़ी ज़्यादा हैवी फील करा सकते हैं उसे। पैसे बढ़ जाएंगे खाने पर तो फिर ज़्यादा ही पैसे लाने करेंगे घर से, पॉकेट मनी बढ़ानी पड़ेगी। इनकम तो आजकल लोगों की कमी है लेकिन खर्चे ज़्यादा हो गए हैं। अभी रेट फिलहाल जो किया गया है वो तो 3071 रुपये 50 पैसे हो गया है। तो इतना का सिलेंडर लेकर रेट यही रहेगा या कुछ बदलाव भी? नहीं, रेट यही रहेगा। रेट जो मैंने बढ़ाए हुए हैं, अब इससे ज़्यादा बढ़ा देंगे तो फिर कस्टमर ही टूट जाएगा। रोटी जब सिलेंडर नहीं मिल रहे थे ईजिली, तब 6 रुपये की रोटी में एक बेचता था, एक पीस। अब मैं ये रोटी मैंने 8 रुपये की एक कर रखी है। 2 रुपये मैंने रोटी पे बढ़ाए हैं। इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। इससे ज़्यादा बढ़ाने पे तो बिल्कुल मतलब मान के लो दुकान बंद ही करनी पड़ेगी। ये थाली आप पहले खाते थे तो कितने की मिलती थी? अच्छा, कितने की? 70 की। पहले 70 की थी। और अब कितने की मिल रही है? 90 रुपए की। 90 रुपए की। चाय का रेट भी, आप चाय पीते होंगे, उसका रेट कितना मिल रहा है भैया आपको? कितना देना पड़ता है? अब 15 रुपए हो गया। अब जरा चुनावी राज्य बंगाल की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं, जहां की सियासत में आज 15 बूथों पर रीपोलिंग के दौरान काफी एक्शन देखने को मिला है। नतीजों का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। अब से करीब 36 घंटे बाद बंगाल की सत्ता के रुझान आने लगेंगे। सबसे पहले इस चैनल TV9 भारतवर्ष पर इस ग्रैंड स्टूडियो में ग्रैंड स्क्रीन के सामने आज भी कोलकाता से दिल्ली तक कई अपडेट हैं, लेकिन सबसे पहले ममता बनर्जी के उस दावे की बात करते हैं जिसमें उन्हें अपनी मजबूत वापसी की उम्मीद दिख रही है। ममता और अभिषेक बनर्जी ने आज पार्टी कार्यकर्ताओं और काउंटिंग एजेंट्स के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। उनका हौसला बढ़ाया। सीएम ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को कंट्रोल में रहने के लिए कहा है। साथ ही काउंटिंग एजेंटों को अंत तक मतगणना केंद्र में रहने को बोला गया है। मीटिंग में ममता बनर्जी ने दावा किया है कि टीएमसी 200 से ज्यादा सीट जीतेगी। ममता ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम सिर्फ जीत नहीं रहे बल्कि बड़े अंतर से जीत रहे हैं। ममता ने दावा किया कि बीजेपी के जीत के दावे झूठे हैं और ऐसे में एग्जिट पोल का कोई महत्व नहीं। इसी वर्चुअल मीटिंग में अभिषेक बनर्जी ने कहा मतगणना के दिन बीजेपी धांधली करेगी और लोगों को नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन हम 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। हालांकि ममता ने 30 अप्रैल को 226 से 230 सीटें जीतने का दावा किया था। आज ये स्कोर 200 प्लस पर आ गया है। इस बीच कालीघाट थाने के पुलिस इंस्पेक्टर गौतम दास को चुनाव आयोग ने सस्पेंड कर दिया। उन्होंने हाथ में हथियार लिए अपनी फोटो व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दी थी और लिखा था कि रेडी सिचुएशन। टीएमसी ने यूनिफॉर्म में पुलिस वाले की इस फोटो पर आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की। इसे पुलिस गाइडलाइंस का उल्लंघन बताया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। चुनाव आयोग ने मतगणना पर्यवेक्षकों की सहायता के लिए 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और कानून व्यवस्था की निगरानी के लिए 77 पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए हैं। मतगणना पर्यवेक्षक के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी काफी कुछ हुआ, जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। बंगाल में आज भी काफी एक्शन देखने को मिला है। फाल्ता में आज बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि टीएमसी के पंचायत प्रधान इसराफिल चौकीदार उन्हें धमका रहे हैं। लोगों का आरोप है कि वो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, फिर भी सिर्फ हिंदू होने के कारण उन्हें धमकाया जा रहा है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्हें जान से मारने और गंगा में फेंकने की धमकी दी गई है। कई लोगों ने तो यह भी कह दिया कि उन्होंने टीएमसी को ही वोट दिया है, फिर भी उन्हें बीजेपी समर्थक समझकर धमकाया गया। विरोध प्रदर्शन के बीच हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कई लोगों को पैर, सिर और हाथ में चोटें आई हैं। इधर टीएमसी ने आरोप लगाया है कि
मगराहाट में रीपोलिंग के दौरान बूथ नंबर 127 पर सुरक्षा बलों ने उनके कैंप में तोड़फोड़ की और कार्यकर्ताओं से मारपीट की। पार्टी का यह भी आरोप है कि उनका कैंप बूथ से 500 मीटर की दूरी पर था, फिर भी उनके कैंप में तोड़फोड़ की गई। 29 अप्रैल को इन बूथों पर दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ और झड़प की शिकायत मिली थी। इसके चलते दोबारा वोटिंग का फैसला लिया गया। ये सभी बूथ दक्षिण 24 परगना जिले में आते हैं। आपको बता दें कि 2 विधानसभा क्षेत्रों के 15 पोलिंग बूथों पर हुए पुनर्मतदान में वोटिंग 90% तक पहुंच गई। इस वक्त मैं हूँ हाशिम नगर में, जो कि फाल्ता के अंदर आता है, और यहाँ पे लोगों के गुस्सा सामने आया है। जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, क्या हुआ यहाँ पे, क्यों भीड़ है यहाँ पर। जो 2 दिन में ऐसा हो रहा है, इलेक्शन के बाद में वो जो टीएमसी का आदमी है वो आके घर घर में जाकर ठेर दे रहा है, मार देगा, काट देगा, ऐसा ऐसा सब बोल रहा है। वो टीएमसी का आदमी है इस्राफिल चौकदार, वो आके मार रहा है, वो अकेला आता है, उसका साथ 20 गुंडा लेके आता है, लेके वो सबका घर में घुसकर मारता है। हम भी टीएमसी पार्टी करता है, फिर भी मेरा घर का आदमी को मारा है, क्यों मारा है? यहाँ पे जो सेंट्रल फोर्स है वो यहाँ पे मौजूद है, वो यहाँ पे तैनात है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए लोगों में गुस्सा जायज़ है। क्या हुआ है यहाँ पे? इधर जो वोट हुआ है, जो आदमी बीजेपी को वोट दिया है उनसे घर पे घुस के मार रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाराज हैं, और यहाँ पे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो सकता है। क्या सिचुएशन है? अभी कंट्रोल्ड है। इन लोगों का कुछ स्पेसिफिक डिमांड है, हम लोगों ने कुछ इंटिमिडेशन का इशू है, उसके ऊपर केस भी हुआ है। अभी जो डिमांड है हम लोगों ने सुना है, तो ये इशू है, तो देखते हैं बाद में क्या है। ठीक है। बंगाल का अगला अपडेट दिल्ली से है। सुप्रीम कोर्ट में आज बंगाल चुनाव से जुड़े एक मुद्दे पर सुनवाई हुई। इस मसले पर कलकत्ता हाई कोर्ट के बाद ममता सरकार को यहां भी झटका ही लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने काउंटिंग सेंटर्स पर केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ टीएमसी की आपत्ति को मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है उसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। यह मामला शुरू हुआ 13 अप्रैल को एक सर्कुलर से। चुनाव आयोग के सर्कुलर में कहा गया था कि मतगणना के लिए कम से कम 1 केंद्र सरकार के कर्मचारी, पीएसयू के कर्मचारी तैनात किए जा सकते हैं। प्रत्येक काउंटर पर मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना सहायक में से कम 1 केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का के उपक्रम का कर्मचारी होना चाहिए। मतगणना कर्मियों का चयन मतदान कर्मियों के डेटाबेस से रैंडमाइजेशन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। मतगणना कर्मियों की सूची प्रकाशित करते समय उनके मोबाइल नंबर नहीं बताए जाएंगे। मतदाता पर्यवेक्षक और असिस्टेंट की नियुक्ति के लिए किसी एक सोर्स पर निर्भर रहने की बाध्यता नहीं होगी। टीएमसी ने इसे 30 अप्रैल को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी, जो खारिज हो गई। कल यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिस पर आज सुनवाई हुई। टीएमसी की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा 13 अप्रैल को जिला चुनाव अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया, लेकिन हमें इसकी जानकारी 29 तारीख को मिली। पहले से ही हर टेबल पर केंद्र सरकार का एक अधिकारी मौजूद है। ऐसे में सवाल है कि फिर एक और केंद्रीय अधिकारी की जरूरत क्यों पड़ रही है। सर्कुलर में यह भी लिखा है कि एक राज्य सरकार का अधिकारी भी होना चाहिए। इसके बावजूद राज्य सरकार के प्रतिनिधि को नियुक्त नहीं किया जा रहा है। इस पर चुनाव आयोग के वकील डीएस नायडू ने कहा कि सर्कुलर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी संयुक्त रूप से काम करेंगे। निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार का कर्मचारी होता है और उसे सरकारी कर्मचारियों के किसी भी समूह से कर्मियों को तैनात करने का पूर्ण अधिकार है। तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। जो भी सर्कुलर में कहा गया है उसका पालन किया जाएगा। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्य बागची इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना कर्मियों के चयन का अधिकार है। 13 अप्रैल के सर्कुलर को गलत नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि आयोग चाहे तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की भी नियुक्ति कर सकता है। मानना सही नहीं है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारी अलग अलग तरह के होते हैं। दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज तो नहीं किया, लेकिन याचिका पर किसी तरह का आदेश भी नहीं दिया। हालांकि यह जरूर कहा कि अगर टीएमसी सर्कुलर का पालन ही चाहती है तो उसे कोर्ट आने की जरूरत नहीं थी। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में मतगणना के दौरान केंद्र और पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती में कुछ भी अवैध नहीं है। अब 4 मई की काउंटिंग चुनाव आयोग की व्यवस्था के तहत होगी, कोई बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हमारा ये नहीं माना, मांग नहीं माना। अगर फेयर होना है काउंटिंग तो सब मिला के करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं माना, हम क्या करेंगे, इसको मान लेना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता जी को खारिज कर दिया, इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। जो इस राज्य में तो ऐसे बहुत कुछ ही हो रहे हैं, कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर लाके कर रहे हैं, या खुद ही ईसीआई जिस तरीके से निर्वाचन यहाँ प्रक्रियाकरण चल रहा है, और भी कई राज्यों में निर्वाचन हो रहा है, कहीं भी इस तरीके का जो आप नहीं देख रहे जो कदम उठाए गए। My order of 13th April never said central government or state government. It said at least one of them should be central government. Depending on the situation, that order was challenged in the High Court, dismissed. Challenged on the Supreme Court on a Saturday by a special bench, again dismissed. अब इलेक्शन कमीशन का ये एक प्रावधान है कि 45 दिन के बाद वो रिकॉर्डिंग नहीं रखेंगे, क्योंकि गड़बड़ी आप करोगे, अगर करोगे तो, और 45 दिन के बाद आप उसको रखोगे नहीं, तो कैसे तय होगा कि क्या हुआ पोलिंग काउंटिंग में? कोई नहीं तय कर पाएगा ना। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जा सकते, लेकिन बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी जो है टीएमसी, उनकी जुबान से धर्म की कहानी ना सुनाए तो बेहतर होगी। और अब बात करते हैं सरकारी अलर्ट मैसेज की। फिक्र के हमारे बहुत सारे दर्शक होंगे जिनके मोबाइल पर आज एक मैसेज आया होगा, वाइब्रेट करता हुआ, सायरन बजाता हुआ। इसको लेकर उनके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे। मैसेज क्यों आया, किसने भेजा, इसका मतलब क्या है? आपको पूरी जानकारी सिर्फ 30 सेकंड में दे देते हैं। आज सुबह 11:45 पर करोड़ों लोगों के मोबाइल पर एक साथ अलर्ट मैसेज आया। इस दौरान कई बार खास तरह के सायरन जैसी आवाज आई। आवाज के बाद मोबाइल पर मैसेज फ्लैश हुआ। मैसेज के बाद कंटेंट का ऑडियो भी सुना गया। यह मैसेज हिंदी, अंग्रेजी के साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी था। फ्लैश मैसेज था, इसलिए मोबाइल के इनबॉक्स में सेव नहीं हुआ। दरअसल आज देश भर में सरकार ने इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की एक साथ टेस्टिंग की थी। यह मैसेज NDMA यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भेजा था। NDMA ने इमरजेंसी में लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए आज सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया। सरकार की ओर से पहले भी यह कहा गया था कि इस मैसेज से घबराने की जरूरत नहीं, जिससे नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना मिल सकेगी। सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। इस संदेश को प्राप्त करने पर जनता को कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी देश में जब आपदा आए, हमारे 140 करोड़ जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानव संसाधन और टेक्नोलॉजी दोनों का संगम आज के दिन पर किया गया है। एक एक गांव तक, एक एक कस्बे तक, चाहे हिमालय की पहाड़ियां हो, चाहे समुद्र के तट हो, चाहे उत्तर पूर्वी क्षेत्र की ऊंचाई हो, हर जगह तक लोगों की जान और माल की सुरक्षा निश्चित करने के लिए ये सुविधा बहुत उपयोगी रहेगी। हमें पूर्ण विश्वास है दूरसंचार विभाग में कि इसका बहुत लाभ हमारे NDRF की संपूर्ण टीम, जो अपनी जान को हथेली में डालकर लोगों की जान बचाने के लिए लग जाती हैं, बाढ़ के समय में, भूकंप के समय में, क्लाउड बर्स्ट के समय में, उनके लिए बहुत उपयोगी रहेगा और हर एक नागरिक के लिए भी बहुत सुविधाजनक रहेगा। आपको बताना चाहूंगा, आज से कई साल पहले जब प्राइम मिनिस्टर मोदी हाउडी मोदी के लिए ह्यूस्टन पहुंचने वाले थे, उससे एक दिन पहले ह्यूस्टन में बहुत बड़ा स्टॉर्म आया था और तब हम सभी के फोन्स पर कुछ इसी तरीके का मैसेज आया था और उसने एक स्टॉर्म अलर्ट हमें दिया था कि कब कहाँ नहीं निकलना है, कैसे आपको कितनी देर तक रहना है, जहां पर भी आप हैं।
खैर, अब आपको भारत के डिफेंस सेक्टर की एक ऐसी खबर बताते हैं जिसे लेकर पाकिस्तान काफी बेचैन है। इस खबर का ताप पाकिस्तान को झुलसा रहा है। इसकी अग्नि पाकिस्तान की उम्मीदों को जलाकर राख करती दिख रही है। इसीलिए पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक और सैन्य सलाहकार जहीर काज़मी सोशल मीडिया पर भारत के खास हथियार को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत के इस हथियार का नाम है अग्नि 6। भारत का ये मिसाइल प्रोग्राम आज पूरे पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है और इसका कारण है DRDO चीफ का अग्नि 6 मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ा बयान। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि DRDO अग्नि 6 प्रोग्राम के विकास के लिए पूरी तरह तैयार है, बस हमें सरकार के आदेश का इंतजार है। DRDO चीफ के इस बयान के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई। क्या है इस खलबली की वजह, रिपोर्ट में देखें। So I will say no comments. It is the government's decision. We are ready whenever the government gives us the go ahead. सुना आपने, भारत के सबसे शक्तिशाली मिसाइल प्रोग्राम अग्नि 6 के लिए DRDO पूरी तरह तैयार है। अब सिर्फ केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है। जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा, भारत की सबसे खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोजेक्ट रफ्तार पकड़ लेगा। आपको बता दें कि अग्नि 6 भारत की सबसे आधुनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होने वाली है। ये भारत की वो मिसाइल होगी जो देश की सामरिक शक्ति को एशिया की सीमाओं से बाहर वैश्विक स्तर तक पहुंचा सकती है। इसकी रेंज और मारक क्षमता अग्नि सीरीज की पुरानी मिसाइलों से कहीं ज्यादा बेहतर होगी। अमेरिका और यूरोप के कई देश इसकी जद में होंगे। दिल्ली में आयोजित एक नेशनल सिक्योरिटी समिट में DRDO के चेयरमैन समीर कामत ने भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का पूरा खाका पेश किया। Does India need a long-range strategic missile like what we know about the Agni 6? If yes, by when is it coming? So I will say no comments. It is the government's decision. We are ready whenever the government gives us the go ahead. अब एक नजर इस मिसाइल प्रोग्राम की खूबियों पर भी डालिए। अग्नि 6 की मारक क्षमता 8000 से 12000 किलोमीटर या उससे ज्यादा होने की उम्मीद है। ये मिसाइल एक साथ कई वॉरहेड्स ले जाकर अलग अलग लक्ष्यों पर हमला करेगी, जिससे दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेदना आसान होगा। नई तकनीक के चलते इसकी सटीकता और मार्ग बदलने की क्षमता पहले से ज्यादा बेहतर होगी। इसे जमीन के साथ साथ पनडुब्बियों से लॉन्च करने के विकल्प पर भी काम किया जा रहा है। यानी अगर अग्नि 6 पूरी तरह तैयार हो जाती है तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों के कतार में और मजबूती से खड़ा हो जाएगा जिनके पास लंबी दूरी की अत्याधुनिक MIRV तकनीक वाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें हैं। अग्नि 6 के शामिल होने से भारत का न्यूक्लियर ट्रायड और ज्यादा मजबूत होगा, यानी जमीन, समुद्र और आसमान तीनों माध्यमों से परमाणु जवाब देने की क्षमता और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। यही वजह है कि इसे भारत की नो फर्स्ट यूज नीति के तहत सबसे मजबूत प्रतिरोधक हथियारों में से एक माना जा रहा है। अभी तक अग्नि 5 भी हमारा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैटेगरी में आता है। 5000 किलोमीटर की रेंज है, मतलब बीजिंग तक को हम वार कर सकते हैं, ठोक सकते हैं। अब हम उसका अगला स्टेज जा रहे हैं। क्वाइट ऑब्वियसली ये हमारी क्षमताओं में एक बहुत इजाफा है, बढ़ोतरी है। युद्ध के हालात में ये मिसाइल खासकर चीन और पाकिस्तान को कड़ा जवाब देगी। हालांकि ये मिसाइल अभी डेवलप नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान इसकी कल्पना मात्र से ही डरा हुआ है। वो भारत के इस मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ जहर उगल रहा है। साथ ही अग्नि 6 मिसाइल को लेकर भारत के खिलाफ पश्चिमी देशों को भड़काने की कोशिश में भी लगा हुआ है। पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य सलाहकार जहीर काज़मी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत अग्नि 6 ICBM के विकास के लिए तैयार है, जिसकी अनुमानित रेंज 10 से 12,000 किलोमीटर हो सकती है। ये यूरोप, अमेरिका और कनाडा तक पहुंचने में सक्षम होगी। पर यह वास्तव में किसके लिए है? पाकिस्तान और चीन तो पहले से ही भारत के मौजूदा हथियारों की पहुंच में हैं। दरअसल अग्नि 6 सिर्फ एक मिसाइल प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत की बदलती रणनीतिक सोच का प्रतीक है। एक ऐसा भारत जो अपनी सीमाओं की रक्षा के साथ वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी जगह भी मजबूत बना रहा है। अगर सरकार से मंजूरी मिलती है तो अग्नि 6 आने वाले वर्षों में भारत की सबसे बड़ी सामरिक ताकत बन सकती है। और अब जरा पंजाब की पॉलिटिक्स की चर्चा कर लेते हैं, जिसे लेकर दिल्ली तक हलचल है। माहौल कुछ ऐसा बना है कि एक सांसद को सुबह सुबह अपना सरकारी बंगला छोड़कर निकलना पड़ गया। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के बागी राज्यसभा सांसद संदीप पाठक की, जो कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। पंजाब से वो राज्यसभा सांसद हैं और अब पंजाब पुलिस ही उनके पीछे पड़ गई है। पंजाब की एक्टिव पुलिस का असर इस वीडियो से समझिए। पूर्व आप और मौजूदा बीजेपी सांसद संदीप पाठक का ये दिल्ली वाला बंगला है। उन्हें खबर मिली कि पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने आ रही है, लिहाजा पुलिस के पहुंचने से पहले ही उन्होंने आवाज छोड़ दिया और गाड़ी में बैठकर पिछले दरवाजे से निकल गए। यानी पंजाब पुलिस को उन्होंने चकमा दे दिया।
इस दौरान पंडारा रोड पर उनके आवास के बाहर दिल्ली पुलिस मुस्तैद दिखी। अब सवाल है कि पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार क्यों करना चाहती है। असल में संदीप पाठक पर पंजाब के 2 अलग अलग जिलों में 2 FIR दर्ज की गई हैं। उनके खिलाफ महिला के शोषण और भ्रष्टाचार के इल्जाम हैं और FIR में जोड़ी गई कुछ धाराएं गंभीर और गैर जमानती भी हैं। इसीलिए उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जिसका बीजेपी एकजुट होकर विरोध कर रही है। संदीप पाठक के साथ दूसरे बागी सांसद भी भगवंत मान सरकार के रेडार पर आ चुके हैं। कुल 7 राज्यसभा सांसदों ने आपका दामन छोड़ा है, जिनमें से 6 पंजाब से हैं। पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल सहित अन्य बागी सांसदों की सुरक्षा पंजाब सरकार ने वापस ले ली है। बरनाला में ट्राइडेंट कंपनी के मालिक राजेंद्र गुप्ता की फैक्ट्री पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की रेड हुई, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दी है। इसी तरह लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक अशोक मित्तल के ठिकानों पर भी छापामारी की गई। ये दोनों ही पंजाब के बड़े व्यापारी। अब संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत 2 अलग अलग FIR हुई हैं। इस मुद्दे पर पंजाब से दिल्ली तक सियासत तेज है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सत्ता के अहंकार में डूबे केजरीवाल जी कट्टर तानाशाह बन चुके हैं, जो सत्ता और पुलिस को हथियार बनाकर सच का गला दबाना चाहते हैं। पंजाब बीजेपी का कहना है कि ये बदले की कार्रवाई है। फिलहाल पंजाब सरकार इन मामलों पर बोलने से बच रही है।